जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं? यहाँ ठीक ठाक है, फिटफाट है। वी आर फाइनली बैक विद अदर व्लॉग। और आज की इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम सेट्स के टेस्ट के एमसीक्यूज। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके आने वाले दिनों में कॉम सेट्स का और एयर का टेस्ट है। ये वीडियो आप अगर गौर से देख लेते हैं, सुन लेते हैं और समझ लेते हैं तो इस बात की मैं आप लोगों को एश्योरिटी देता हूँ कि आप आराम से 90+ नंबर्स ले सकते हैं। दिस इज़ दी वन शॉट लेक्चर और हम इसमें एक एक पोर्शन कवर करेंगे एंड वी विल बी ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। ये जितने भी एमसीक्यूज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये रिपीटेड एमसीक्यूज हैं और आने वाले दिनों में भी रिपीट होंगे। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इंग्लिश के पोर्शन पे आते हैं और हम एनालॉजीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। एनालॉजीज होता क्या है? सो बेसिकली एनालॉजीज जो है, ये जो वर्ड एनालॉजी जहाँ पे लिखा हुआ है, ये बेसिकली रिलेशन बताता है किसी भी दो चीज़ों के दरमियान का। सही है जी। अब यहाँ पर वो दो चीज़ें सेपरेट हुई होती है कॉलन से। पहली चीज़ फुल है, दूसरी चीज़ एम्प्टी है। अब ये दो चीज़ों का रिलेशन बता रहा है, यानी कि आप देखें तो एक दूसरे के एंटोनिम है। ये एम्प्टी और फुल एक दूसरे के एंटोनिम है। तो यहाँ पर आप इससे मिलता जुलता क्या लगता है? रिलैक्सिंग और स्ट्रेसफुल। देखिए, एक बंदा रिलैक्स्ड है, एक बंदा सुकून में है, तो इसका ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा? एक बंदा बहुत ही ज़्यादा परेशान है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, वरिड है। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। सो बेसिकली एनालॉजी से काम ही होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालॉजीज आने वाले दिनों में भी रिपीट होंगे। ये मैं आप लोगों को बता दूं तो जल्दी से जो है ना, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, बहुत गलत बात है यार। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो, ठीक है जी। ब्लिस्टर स्किन, ब्लिस्टर स्किन, तो इसका हमारे पास होगा स्टाई और आई। ब्लिस्टर का मतलब मैं आपको बता चलूं, देखिए स्किन का मतलब तो आपको भी पता है कि क्या होता है। ब्लिस्टर का जो मतलब उर्दू में या इंग्लिश में आपको बताता हूं, ब्लिस्टर बेसिकली बॉडी फ्लूइड होता है जो स्किन के अपर वाली लेयर पे होता है, ठीक है जी। इसी तरह आई और स्टाई जो है वो हमारे पास है। एल्टीमीटर हाइट, देखो अब ये जो है ना, हाइट को मेजर करने के लिए ये वाला मीटर यूज किया जाता है, एल्टीमीटर का हो या अल्टाईमीटर का हो। इसी तरह वेलोसिटी को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर, वही कहते नहीं है, स्पीडोमीटर लगा होता है ना गाड़ियों में। स्पीडोमीटर से आपको स्पीड पता लग रही होती है, गाड़ी की स्पीड कितनी है। हरी डिले, हरी डिले, तो इसका हमारे पास होगा मोबाइल स्टेशनरी, मोबाइल स्टेशनरी। करंट वायर, अब ये देखें ना, करंट और वायर एक दूसरे का रिलेशन क्या है? देखें वायर में से क्या जा रहा होता है? करंट। तो देखिए पाइप में से क्या जा रहा होगा? फ्लूइड। सो ऑप्शन ए, फ्लूइड पाइप इज द करेक्ट ऑप्शन। ओल्ड एंशियंट, ओल्ड एंशियंट, ओल्ड का मतलब भी पुराना होता है और एंशियंट का मतलब भी पुराना होता है। अब एम्बेरेस्ड और शाय, एम्बेरेस्ड और शाय जो है वो इसके करेक्ट ऑप्शन है। ओपैक ट्रांसपेरेंट, ओपैक ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब तो आपको भी पता है कि कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट हो, कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि सब कुछ नजर आ रहा हो, और ओपैक का मतलब होता है नॉन ट्रांसपेरेंट, ठीक है। सो इसका हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। कॉन्सेंट्रेटेड डिसिपेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड डिसिपेटेड। अब डिसिपेट का मतलब क्या होता है? डिसिपेट का मतलब होता है डिसअपियर होना, और कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है? डिसिपेट का मतलब वैनिश भी होता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, डिसिपेट का मतलब वैनिश भी होता है। और जो कॉन्सेंट्रेट है बेसिकली उसका मतलब तो आपको पता ही है कि क्या होता है, ठीक है जी। हार्म डैमेज, देखें हार्म और डैमेज, हार्म और डैमेज का रिलेशन आपस में बता रहे हैं यहाँ पर। इंजर और इनकैपेसिटेट, कैपेसिटेट, ठीक है जी। तो इंजर और इनकैपेसिटेट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सैंपल यूनिवर्स, सैंपल यूनिवर्स, तो ऑब्वियसली सैंपल और यूनिवर्स, सैंपल एक चीज़ का होता है, यूनिवर्स सारी चीज़ें होती हैं। तो इंडिविजुअल पॉपुलेशन, इंडिविजुअल पॉपुलेशन। आगे चलते जी। स्केच आर्टिस्ट, यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और कमेंट नहीं किया प्यारा से तो कर दो, और इन वीडियो को लाजमी तौर पर शेयर करो यार उन दोस्तों के साथ जिनका आने वाले दिनों में टेस्ट है, चाहे वो कॉम सेट्स का, एयर का है या फास्ट का है, क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। स्केच आर्टिस्ट, स्केच आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट क्या करता है? स्केच करता है। तो राइटर क्या करता है? ड्राफ्ट लिखता है। तो राइटर, ड्राफ्ट राइटर इज द करेक्ट ऑप्शन। टाइगर कैट, टाइगर कैट, तो ऑब्वियसली कैटरपिलर मॉथ इज द करेक्ट ऑप्शन। वार्डरोब क्लोथ्स, क्लोथ्स किस में होते हैं? बेसिकली वार्डरोब्स में होते हैं। और बुक्स कहाँ पर होती हैं? बुक केस में होती हैं। सो ऑब्वियसली बुक्स, बुक्स, बुक केस बुक्स, बुक केस बुक्स। आगे चलते हैं जनाब। पेस्टर कंग्रीगेशन, पेस्टर कंग्रीगेशन, सो ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। शेफर्ड फ्लॉक, शेफर्ड फ्लॉक। आगे चलते हैं जनाब। वेजिटेट एक्टिव, तो ऑब्वियसली तो आपको पता है रिसीव और इंक्विजिटिव, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ ये वाला एमसीक्यू। परफोरेट होल्स, परफोरेट होल्स, तो इसका हमारे पास होगा फिल्टर वाटर। क्या होगा हमारे पास? फिल्टर वाटर। अब परफोरेट का मतलब ही जिसको नहीं पता तो फिर तो बात जरा मुश्किल हो जाएगी। देखिए परफोरेट या परफोरेटेड का मतलब ये होता है कि होल्स बने हुए छोटे छोटे, ठीक है। अब वाटर और फिल्टर, सही है, वाटर और फिल्टर जो है वो इसके साथ साथ मिलते जुलते वर्ड हैं। स्टॉक वीट, स्टॉक वीट, ठीक है जी। सो ऑब्वियसली रेजरवायर वाटर, ठीक है, वीट स्टॉक में और वाटर रेजरवायर में, सही है जी। आसान काम हो गया। आगे देखें जी। प्लेन स्कीम, प्लान ये कर लो या प्लेन कर लो, प्लान है वैसे, प्लेन नहीं है ये, प्लान स्कीम। तो स्टेट्समैन पॉलिटिशियन।
अच्छा जी, एरोमेटिक स्मेल। अच्छा, एरोमेटिक किसको कहते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं कि एरोमेटिक किसको कहते हैं। बेसिकली एरोमेटिक कहते हैं कि हैविंग अ प्लेजेंट स्मेल, ठीक है। तो इसका होगा इंटीमेट नोटिफिकेशन। इंटीमेट भी नोटिफिकेशन को कहते हैं, और नोटिफिकेशन तो होता ही नोटिफिकेशन है। और एरोमेटिक भी कहते हैं प्लेजेंट स्मेल को, स्मेल होती है, ठीक है जी। हायरार्की, रैंक। अब हायरार्की क्या होती है, आपने डिफरेंट हायरार्कीज पढ़ी होगी बायोलॉजी में भी। और रैंक क्या होता है कि आपको भाई ये रैंक प्रोवाइड कर दिया गया है। रैंक का मतलब आप ये कहें कि रैंक का मतलब यूँ कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन या क्लास, ठीक है। तो इन्फिनिटी, फिक्स्ड। एयरप्लेन, हैंगर, मनी, वॉल्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। स्पीशीज, ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली स्पीशीज और ऑर्गेनिज्म का आपस में रिलेशन बताया हुआ है, तो पॉपुलेशन, फिजिशियन और स्पेशलिटी का रिलेशन होगा। अच्छा जी, हंग्री, रेवनेस। हंग्री, रेवनेस। रेवनेस का मतलब, हंग्री का मतलब तो आप लोगों को भी पता है कि हंग्री का मतलब हमारे पास क्या होता है। हंग्री का मतलब होता है कि भाई आप बहुत ज़्यादा भूखे हैं, और रेवनेस का भी मतलब यही होता है कि एक्सट्रीमली हंगर, ठीक है। और ओबेस का मतलब क्या होता है जनाब, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। ओबेस का मतलब होता है वेरी फैट, वेरी फैट। और ग्लटनस का मतलब क्या होता है, ग्लटनस का भी मतलब यही होता है जनाब कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, एक्सेस इन ईटिंग या वेरी फैट, ठीक है। शॉर्ट, ग्लास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक जितने भी हम कर रहे हैं और आगे करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। शॉर्ट, ग्लास, तो स्प्लिंटर, वुड इज द करेक्ट ऑप्शन। कार्बोहाइड्रेट्स, ओबेसिटी। शुगर, कैविटी, शुगर ज़्यादा लेंगे तो कैविटी हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे तो ओबेसिटी हो जाएगी। लेटस, ग्रीन, लेटस ग्रीन होता है तो ऑब्वियसली स्ट्रॉबेरी रेड होगी, ऑरेंज पील तो नहीं हो सकता, ब्राउन टेक्सचर भी नहीं हो सकता, और डिलीशियस केक भी नहीं हो सकता, तो स्ट्रॉबेरी रेड इज दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। आगे चलते हैं, केमिस्ट्री पोर्शन के बारे में बात करते हैं जरा। केमिस्ट्री पोर्शन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, 7th पीरियड, ज़रा मैं इसका फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो देखने में। 7th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स नॉर्मल एलिमेंट्स। 7th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में कितने नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, 2, 3, 4, 5, तो नंबर 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। पीरियोडिक टेबल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स, विच ब्लॉक कंटेन द हाईएस्ट एलिमेंट, तो डी ब्लॉक जो है वो कंटेन करता है हाईएस्ट एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में। सॉरी, ऊपर चलते हैं। द डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ब्लॉक्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि डिवीजन जो एलिमेंट्स को हमने डिवाइड किया हुआ है ब्लॉक्स में, वो किस बेस पे हुआ हुआ है, ठीक है जी। शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ऑर्बिटल नहीं है हमारे पास, शेल नहीं है, और हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सब शेल इज द करेक्ट ऑप्शन। कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ द एटम, यानी कि वो ये कह रहा है कि भाई आपने साइज ऑफ द एटम को अपने दिमाग में रखना है। विच ऑर्डर इज द करेक्ट वन। मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एस आर, बी इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम, एल इज ग्रेटर देन सी, और सी एल यानी क्लोरीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। सो ऑब्वियसली जो हमारे पास ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। द एलिमेंट विद द हाईएस्ट, अच्छा ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी, शील्डिंग इफेक्ट, उसके अलावा जो आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, डाउन द ग्रुप क्या होता है, अलॉन्ग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये सारा पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। द एलिमेंट विद द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। सो नाइट्रोजन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, Na+ इज स्मॉलर देन Na+ इज larger than Na, Cl- is smaller than Cl, या Cl-1 and Cl are equal। सो ऑब्वियसली ऑप्शन 1 जो है यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि Na+ इज स्मॉलर देन Na, क्योंकि Na में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो Na+ हो गया, तो Na+ इज स्मॉलर देन Na। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 9 इज क्लोजेस्ट इन द केमिकल प्रॉपर्टीज विद द एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर 17। देखें वो क्या कह रहे हैं, एमसीक्यू में जरा समझे। वो ये कह रहा है कि जो एलिमेंट है जिसके एटॉमिक नंबर हमारे पास 9 है वो क्लोजेस्ट है विद द एटॉमिक नंबर ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज विद दी एटॉमिक नंबर ऑफ 17। 9 और 17 जो है वो आपस में एक दूसरे के क्लोजेस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। हु इंट्रोड्यूस द जीरो ग्रुप, अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट मॉजले जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था जीरो ग्रुप, काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, नेट 6 में भी रिपीट हुआ, 30 जून वाले टेस्ट में भी ये सवाल रिपीट किया गया है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2B आर कॉल्ड, ग्रुप 2B के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि ग्रुप 2B के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। द एलिमेंट विद लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाले एलिमेंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। खैर मैग्नीशियम जो है वो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला एलिमेंट है इन सब में। ऑप्शन देखें हमारे पास क्या थी, क्रोमियम थी, CD थी और BE थी, ठीक है जी। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एटम्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो F, O, नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन जो है वो हमारे पास C जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। व्हेन हाइड्रोजन लूजेस, अब देखें गौर से समझें वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है जब हाइड्रोजन लूज कर देते इलेक्ट्रॉन और बन जाता है H+ आयन,
तो आगे क्या होता है, क्या रिजेंबल करता है, तो अल्कलीन मेटल्स को रिजेंबल करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड शो ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली आपको भी पता है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 जो है वो ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है। अगर आपने इसके फंक्शनल ग्रुप को पढ़ा हुआ है तो आपको इसके बारे में पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा जी, अब इसमें वो ये क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है जनाब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, तभी आप लोगों को पता होगा कि Mn जो है वो हमारे पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। मेल्टिंग पॉइंट, यार लाइक नहीं किया ना अभी तक, बहुत गलत बात है, वीडियो को लाइक कर दो। मेल्टिंग पॉइंट इज हायर फॉर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट्स किस ग्रुप के हायर होते हैं, ये भी सवाल काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। सो इट इज़ हायर फॉर द ग्रुप ऑफ 4A। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो क्यों बनता है और एम्फोटेरिक ऑक्साइड किस तरीके से बनता है। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय जिंक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। In the long form of the periodic table, the most electropositive elements occupy। वो ये कह रहा है जनाब कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्यूपाई कौन सी पोजीशन करते हैं, तो बॉटम लेफ्ट पोजीशन। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, दोबारा पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। वो ये कह रहा है कि इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑक्यूपाई बॉटम लेफ्ट पोजीशन। ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं जरा कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। इन एन एटम not two electrons can have the, अच्छा जी वो ये कह रहा है in an atom not two electrons can have the same set of quantum number। this statement was given by। अच्छा जी, अगर आप लोगों को पता ही नहीं है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, होल्स रूल क्या है, अब वह प्रिंसिपल क्या है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आप ये स्टेटमेंट सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। लेकिन वो ये कह रहा है कि इन एन एटम नॉट टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन है। रदरफोर्ड सॉरी ऊपर करते हैं, किधर गया हाँ, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज डैश चार्ज। अच्छा जी, रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया था जनाब, के न्यूक्लियस ऑफ द एटम हैज द पॉजिटिव चार्ज। आगे चलते हैं जनाब। विच स्टेटमेंट कंसर्निंग एनर्जी चेंज इज फॉल्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इन अ बैटरी। नो। लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, फॉल्स बताना है हमने, ठीक है जी, फॉल्स वाला बताना है, ये चीज़ याद रखना है, दोनों चीज़ें ट्रू हैं। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मीथेन इज बर्न विद ऑक्सीजन, जी बिल्कुल ये भी ट्रू है। हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर। जब सोडियम यानी कि सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, Na जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। व्हाट विल मेक एन इलेक्ट्रोलाइट, भाई कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बनेगा जब सॉल्ट डिजोल्व होगा वाटर में, सो इट विल मेक एन इलेक्ट्रोलाइट। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नोबल गैसेज आर NH2 NP6 जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स। लोग बोथ कर देते हैं या नन कर देते हैं, नहीं भाई, एस ब्लॉक एलिमेंट्स रिड्यूसिंग एजेंट्स है, सिंपल इज दैट। द फार्मूला फॉर प्लास्टर, यार बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है भाइयों, ये एमसीक्यू लाजमी तो आप पर रट्टा मारो कि द फार्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस ए CaSO4 होल स्क्वायर इनटू होल स्क्वायर कह लो या वही जो भी ये कहते हैं इनटू H2O, ठीक है जी। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल है तो वो ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं, नहीं करना। विच ऑफ दिस इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, सो BF3 इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर विटामिन A, D, E एंड K आर दी फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब आते हैं फिजिक्स के एमसीक्यूज पे। केमिस्ट्री के एमसीक्यूज पे एक दो चीज़ें और मैं नजरसानी करूंगा जरा आगे आने वाली। अच्छा, मैं ये बता दूं इस वीडियो के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, अगर तो वो सुन लिया आप लोगों ने फायदे में रह जाओगे, फिर बाद में नहीं कहना कि बाद भाई आपने बताया नहीं था इसके बारे में, ठीक है जी। तो अगर तो वो आपने सुन ली तो आप फायदे में रहने जा रहे हैं, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। SI यूनिट ऑफ हीट इज, SI यूनिट हीट का क्या होता है, जॉउल इज द करेक्ट ऑप्शन। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स इज द करेक्ट ऑप्शन। फिजिक्स इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंसेज। यार मैं गर्मी में बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो यार सपोर्ट दिखाना। फिजिक्स इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंसेज इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ब्रांच ऑफ साइंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग। सो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग। The most fundamental of all the sciences which provides basic principles and fundamental laws to other branch of the sciences is called physics is the correct option। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आना शुरू हो गए हैं आप। द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, ये तो ऊपर वाले एमसीक्यूज ना बेसिक एमसीक्यूज हैं। इससे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको फिजिक्स की ब्रांच की हर ब्रांच की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, चाहे वो प्लाज्मा फिजिक्स है, चाहे वो न्यूक्लियर फिजिक्स है, चाहे वो एटॉमिक फिजिक्स है, चाहे वो जियो फिजिक्स है, ठीक है, चाहे वो ऑप्टिकल फिजिक्स है, सब कुछ पता होना चाहिए। अब देखो द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, रोटेशन की बात जहाँ पे भी आ जाए तो आप लोगों ने चुप
करके दो चीज़ों पे फोकस करना है। एक तो हमारे पास रोटेशन से क्या होता है, कपल प्रोड्यूस होता है, और दूसरा टॉर्क प्रोड्यूस होती है। अब वो ये कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी अलॉन्ग एनी एक्सिस इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। नहीं, मूवमेंट ऑफ कपल नहीं, हाँ कपल हो सकता था लेकिन मूवमेंट ऑफ कपल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई फोर्स की बात नहीं आ रही ना, टॉर्क या फोर्स। तो टॉर्क ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, टॉर्क इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यू। अच्छा जी आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये भी सवाल काफ़ी दफ़ा आया हुआ है कि भाई इनमें से कौन सा यूनिट नहीं है डिस्टेंस का या कौन सा यूनिट है डिस्टेंस का। एंगस्ट्रॉम जो है वो यूनिट है डिस्टेंस का, मिलीमीटर डिस्टेंस का यूनिट है, माइक्रोन डिस्टेंस का यूनिट है, लेकिन जो माइलस्टोन है वो डिस्टेंस का यूनिट नहीं है, क्योंकि माइलस्टोन तो हमें ये बताते हैं ना कि आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, यूनिट नहीं है डिस्टेंस का। देखें इतने माइलस्टोन कवर कर लिए, ये दिस इज नॉट अ यूनिट, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं, ये अगेन वही एमसीक्यू आया, इसका मतलब है एमसीक्यू दो दफ़ा रिपीट हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अच्छा जी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जनाब, कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नेचर पे डिपेंड करता है, ना कि स्ट्रेंथ पे। लोग क्या करते हैं स्ट्रेंथ पे, भाइयों देखो नेचर पे डिपेंड करता है ना। अब कोफिशिएंट, अब मैं यहाँ से आपको कैमरे से तो दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं आप लोगों को ज़रा एक चीज़ बताता हूँ। अगर यहाँ पर मुझे कहीं पेन शो हो जाए तो मैं आपको जो है वो एक चीज़ दिखा भी देता हूँ। हाँ देखो, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक स्मूथ सरफेस है और ये आपके पास एक रफ सरफेस है। फ्रिक्शन कहाँ ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि कहाँ पे ज़्यादा होगी, तो सर्फेसिस की नेचर पे डिपेंड कर रहा है, वेदर इट इज़ अ स्मूथ और वेदर इट इज़ रफ, ऐसे स्मूथ और आज रफ, तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सर्फेसिस पे। ठीक हो गया जी, जो नेचर ऑफ सर्फेसिस पे ये चीज़ हमारे पास डिपेंड करती है। आगे चलते हैं, समझ आ गया, क्लियर नहीं है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ बेस क्वांटिटी। अच्छा जी मैं ये चीज़ आप लोगों को बता दूं कि फिजिक्स के पोर्शन में बेस क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़, इनके बारे में जो है वो पता होना चाहिए कि बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, डिराइव क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। वॉल्यूम, अच्छा ये कैसे पता होगा, फर्स्ट ईयर की बुक में आप लोगों को पूरा टेबल दिया हुआ है, ठीक है जी, फर्स्ट ईयर की बुक में पूरा टेबल दिया हुआ है, सही है जी। आगे चलते हैं, इन विच फॉर्म एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो है वो एनर्जी जो है वो स्टोर होती है कैपेसिटर में। सो एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। आगे चलते हैं जनाब, अच्छा जी आगे देखें, इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें वो ये कह रहा है जनाब द ब्रांच ऑफ, अगेन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स का पता होना चाहिए। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द हाईली एनर्जेटिक आयंस इज कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स। The dash branch of physics deals with the nuclear particles such as neutrons, protons and nucleus. So nuclear physics, ये सारे फिजिक्स की चीज़ पता होनी चाहिए भाइयों, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आगे देखें जी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटी। अच्छा ग्रेविटेशन की बात आ जाए तो फील्ड थ्योरी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल साइंसेज। द फिजिक्स ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स इज नोन एज, चार्ज पार्टिकल्स तो चलो बात हो गई, लेकिन मूविंग है तो इसलिए डायनामिक होगा। अगर यहाँ पे होता है ना स्टैटिक चार्ज पार्टिकल्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है द चार्जेस विच आर एट रेस्ट, ठीक है, जो चार्जेस मूव कर रहे होते हैं उनको क्या कहते हैं, डायनामिक। सो इलेक्ट्रोडायनामिक इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टडी ऑफ लिविंग साइंसेज रिलेट विद बायोलॉजिकल साइंस। द फर्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स, काफी दफा रिपीट हुआ है, अरिस्टोटल ने भाई लिखी थी पहली बुक फिजिक्स की। नेम द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स। एक्यूस्टिक्स इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यार इसका तो रट्टा मार लो, आप लोग कहते हो कि बाद भाई ये एमसीक्यू आता है समझ नहीं आता। देखो आपने कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, तो आपने फार्मूला बताना है उसका, तो F-32/9 इज इक्वल टू C/5, इसका चुप करके रट्टा मार लो, ठीक है जी। व्हेन द बॉडी इज इन मोशन डैश ऑलवेज चेंजेस। अब देखो जब बॉडी मोशन में होगी तो क्या चीज़ चेंज होगी, पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, ठीक है। देखिए जरूरी तो नहीं है कि वेलोसिटी चेंज हो, अब हो सकता है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा हो तो फिर तो वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही ना। तो जब बॉडी मोशन में है तो ना ही वेलोसिटी चेंज होती है, ना ही एक्सेलरेशन हर हाल में चेंज होती है, ना ही मोमेंटम चेंज होता है, पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाता है। A man is in a car is moving with a velocity of 36 km per hour. His speed with respect to car is, लोग पता नहीं कौन कौन सी अन्य वह कैलकुलेशन करते चले जाते हैं। भाइयों पढ़ तो लो ना इस एमसीक्यू में वो क्या कह रहा है, इस एमसीक्यू में ये कह रहा है एक बंदा गाड़ी में बैठा हुआ है और गाड़ी मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर में। अब उसकी जो स्पीड है वो विद रिस्पेक्ट टू कार तो जीरो ही होगी ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैसलेस। फोटोन जो है वो मैसलेस है, प्रोटॉन का भी मैस होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों का मैस होता है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है उसको वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटीज बिकम इक्वल व्हेन बॉडी हैज जीरो एक्सेलरेशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स मास, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ, अच्छा जी ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, माइंड इट कि आप लोगों ने जितने भी लॉज ऑफ मोशन है, चाहे वो न्यूटन के लॉज हैं, लॉज ऑफ मोशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन है, वो आप लोगों ने अच्छे तौर पर करने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, dimension of force is mlt minus 2, which of the following pair has the same direction always, force and acceleration, the collision between the two bodies be elastic if the body, अच्छा इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन का पता होना चाहिए, ठीक है, इतने डिटेल में नहीं करना लेकिन बस पता होना चाहिए। तो इफ द बॉडीज आर सॉलिड एंड हार्ड, व्हाट इज द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन बनती है जब हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, क्या हो, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन हमारे पास बनती है, which shows the correct relation between the time of flight। अच्छा जी, ये इसका भी आप लोगों ने रट्टा मार लो, या फिर अगर आपको अच्छा कॉन्सेप्ट है पीछे से सारा टाइम ऑफ फ्लाइट का तो फिर तो समझ आ जाएगी आपको। खैर इसमें जो है सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कि h इज इक्वल टू GT2/8, क्योंकि वो बता क्या रहा है, करना क्या है इसमें ये भी पता होना चाहिए भाई, आंसर ऐसे ही याद कर लो, हमने रिलेशन बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट का। टेकिंग ऑफ रॉकेट्स, अच्छा जी एक और चीज़, जितने भी लॉज हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लो या कमेंट्स में लिख दो ताकि दूसरों का भी फायदा हो जाए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसी के साथ साथ जो लॉ है हमारे पास, जितने भी लॉज हैं फिजिक्स की बुक में, चाहे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन से रिलेटेड हो या ना हो, इंपॉर्टेंट है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि टेकिंग ऑफ जब रॉकेट होता है तो वो रिक्वाइल करता है, तो रिक्वाइल करने की वजह से मोमेंटम कंजर्व रहता है। Pf इज इक्वल टू Pi, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वेयर P इज द मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से कमेंट्स में बताएं जी। बिल्कुल, P इज इक्वल टू mv होता है। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट बिकम इक्वल टू tan इनवर्स 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्लाइंग ऑफ अ रॉकेट स्पेस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगेन मैं वही बात करूंगा कि लॉज ऑफ मोशन पता होने चाहिए। एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, तो 45 डिग्री के एंगल पे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होती है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स, क्योंकि डेल्टा पी और डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स। इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से कमेंट्स में बताएं, और इंपल्स को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से, ठीक है। वाई बैलिस्टिक मिसाइल फेल्स इन सब सर्कमस्टेंसेस ऑफ प्रिसीजन, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो है ना वो फेल हो जाते हैं ड्यू टू प्रिसीजन, ठीक है। अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स डैश, देखो स्पीड तो चेंज ज़रूरी नहीं है कि हो, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन भी चेंज ना हो ज़रूरी नहीं है, डायरेक्शन भी चेंज ना हो, डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो रहा है ना ओरिजिन से, पहले वो कोई और था बॉडी, अब वो एक और जगह पे चला गया तो डिस्प्लेसमेंट चेंजेस, तो आपने सेफ साइड वाला एमसीक्यू कंसिडर करना होता है, considering all the conditions, ठीक है। When the velocity time graph is a straight line parallel to the time axis, then acceleration is 0, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन है ना, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, अगर तो इंक्लाइंड होता तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, सही है। When velocity time graph is a straight line, अगेन ये सवाल रिपीट हुआ है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, स्लोप ऑफ अ velocity time graph represents acceleration, which law of motion is also called as the law of inertia, first law of motion is also known as the law of inertia। Second law of motion gives the definition of acceleration is the correct option, momentum depends upon, ये बहुत बेहतरीन एमसीक्यूज़ और बहुत प्रीमियम एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो काइंडली इस वीडियो को अगर तो वाकई में अच्छा सिक्योर करना चाहते हो, नहीं सिक्योर करना चाहते हो ऊपर से गुजारो चीज़ें, अगर तो वाकई में अच्छा सिक्योर करना चाहते हो इस वीडियो को इंपॉर्टेंस दे दो, आप लोग अच्छा सिक्योर कर लोगे। बोथ मास एंड वेलोसिटी, When a body moves in a straight line, then its displacement coincides with, देखिए डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। अब जब बॉडी जाए स्ट्रेट लाइन में रही है तो डिस्प्लेसमेंट कोइंसाइड करेगी डिस्टेंस के साथ। During a long jump, athlete runs before taking the jump. By doing this, he increases his momentum. आगे चलें। When collision between the bodies in a system is inelastic. अच्छा देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में चीज़ें समझ लेना। अगर तो इनइलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी लाजमी तौर पर चेंज होगी, लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, दोनों चीज़ें नहीं चेंज होंगी, ठीक है जी। भाईजान गला सूख गया। क्वान्टिटेटिव पोर्शन के बारे में आ जाते हैं, जो सवाल मैं करा रहा हूँ क्वान्टिटेटिव पोर्शन के, अच्छे तरीके से कर लो, बहुत बेहतरीन पेपर हो जाएगा। एवरेज किस तरीके से निकालते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर्स, सम डिवाइड बाय नंबर, यानी कि फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9 क्या होगा, 9 के टेबल पढ़ लो 5 तक, 9 1 9, 9 18 27 36 और 45। ये देखो सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइड बाय कितने नंबर्स होगा, 1 2 3 4 5, डिवाइड करो एंड यू गॉट द आंसर। क्वेश्चन में क्या कहा था, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, तो आंसर इज 27।
अच्छा जी, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन ए एंड बी इज 778। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बार बार रिपीट हुआ है, पता नहीं क्यों बार बार रिपीट होता है, लेकिन होता है, बहुत आसान है, फॉर्मूला आना चाहिए। देखो अब वो ये कह रहा है डिस्टेंस हमें पता है दो स्टेशन के दरमियान का। अब वो ये कह रहा है डिस्टेंस है 778 किलोमीटर, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ट्रेन जा रही है 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापस बी से ए पे आ रही है 56 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड से। एवरेज स्पीड निकालनी है होल जर्नी। होल जर्नी का मतलब है जिस पॉइंट से शुरू हुई उसी पॉइंट पे वापस आई, होल जर्नी, ठीक है। सो ऑब्वियसली फॉर्मूला लगाना है 2xy + 2x+y। एक्स किसको लोगे 84 किलोमीटर को, और वाई किसको लोगे 56 को। ये आपकी अपनी मर्जी है, एक्स किसको लेना है वाई किसको लेना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए एवरेज स्पीड निकालने का, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालनी है और होल जर्नी की, ठीक है। सो 2xy / x+y इज द करेक्ट ऑप्शन, और 67.2 ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है भाई, एवरेज के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैं सही बात आप लोगों को बता रहा हूँ। एवरेज स्कोर ऑफ द क्रिकेटर फॉर द 10 मैचेस इज 38.9 रन, यानी कि वो ये कह रहा है कि एवरेज स्कोर जो है पहले 10 मैचेस में क्रिकेटर का वो है 38.9 रन। अब वो ये कह रहा है 6 मैचेस में उसकी एवरेज 42 है। देन फाइंड द एवरेज फॉर द लास्ट 4 मैचेस। जब भी इस तरह का सवाल है पहले एवरेज वाली चीज़ों को टोटल में कन्वर्ट कर लो। क्या करो, एवरेज वाली चीज़ों को टोटल नंबर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब देखो द एवरेज स्कोर हमें पता था 10 मैचेस का क्या था 38.9, हमें 6 का भी पता है, फर्स्ट 6 का क्या है 42, और हमें लास्ट 4 मैचेस की एवरेज निकालनी है। सबसे पहले एवरेज वाले स्कोर को टोटल स्कोर में कन्वर्ट कर दो। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। देखो रन को मल्टीप्लाई कर दो मैचेस के, 38.9 × 10 कर दो, आपके पास 389 आ गया। इसी तरह 42 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 252 आ गया। अब आपने टोटल स्कोर पहले निकालना है, तभी उसके बाद एवरेज निकलेगी। टोटल स्कोर कैसे निकालोगे, देखो 10 - 6 करोगे तो आराम से टोटल स्कोर निकल आएगा लास्ट 4 मैचेस का। अब जब ये टोटल स्कोर निकल आया, इसकी एवरेज निकालनी है। कैसे करोगे, एवरेज स्कोर को डिवाइड कर दोगे नंबर से, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है S/n। सो S / n, S क्या है जो हमारे पास सम निकला है, जो भी डिफरेंस निकला है 137, और n क्या है 4, ठीक है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ सवाल को, समझ लो अगर नहीं समझ आया तो। देखो हमें जो है ना वो दोबारा सुन लो, हमें 10 मैचेस की एवरेज गिवन है और हमें पहले 6 मैचेस की एवरेज गिवन है, 10 में से पहले 6 की। अब आखिरी 4 की हमने निकालनी है, ठीक है। अब जितने भी एवरेजेस हमें गिवन है उनको टोटल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब 38.9 × 10 किया तो पहले की टोटल स्कोर निकल आया पहले 10 मैचेस का, और फिर पहले 6 मैचेस का टोटल स्कोर निकल आया, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है 252, ठीक है। लास्ट 4 का निकालना है, माइनस कर दो, एवरेज लेनी है तो डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 4, ठीक है जी, बहुत आसान कर दिया। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जनाब। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ, लाइक नहीं किया ना अभी तक, बहुत गलत बात है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द 3 बैचेस ऑफ 55, 60 एंड 45 स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली इज 50, 55 एंड 60, देन द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज। अब अगेन जो एवरेजेस आपको गिवन है ना, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास 3 बैचेस हैं इतने इतने स्टूडेंट्स के, ठीक है, और उन बैचेस में इतने इतने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, 50, 55 और 60 एवरेज मार्क्स हैं। टोटल एवरेज निकालनी है। सबसे पहले वही काम करो कि एवरेज को टोटल में कन्वर्ट कर दो। देखो 55 स्टूडेंट्स की एवरेज हमें पता है 50 मार्क्स है, 60 स्टूडेंट्स की पता है 55 मार्क्स है, और 45 स्टूडेंट्स की पता है हमें 65 है, 60 मार्क्स है। हमने ओवरऑल सबकी एवरेज कंबाइन निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है, सबकी एवरेज कंबाइन। सबसे पहले इनको टोटल मार्क्स में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, अगेन वही चीज़ मैं आप लोगों को कहूँगा कि 50 को 55 से करो, पहले की निकल आएगी, 55 को 60 से करो, दूसरी बैच की निकल आएगी, और 60 को 45 से करो तो तीसरे बैच के टोटल स्टूडेंट्स की वो निकल आएगी, स्कोर निकल आएगा, मार्क्स निकल आएंगे, ठीक है। अब ये हो गया, इन सबको तीनों को ऐड कर दो, क्योंकि हमें टोटल निकालना है। ऑल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या गिवन था, मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ, कहता है ऑल स्टूडेंट्स के मार्क्स, तो आपने सिंपल क्या किया, उन सबको ऐड किया। अब ऐड करके क्या करना है जनाब, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स भी तो निकालने हैं ना, क्योंकि S/n होता है, ठीक है। नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, एवरेज अब निकाल लो, S हमें पता है टोटल मार्क्स, N हमें पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वी गॉट 54.6, बहुत आसान। अच्छा जी, काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है सवाल, कुछ मुश्किल नहीं है सवाल में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है भैया, कुछ मुश्किल नहीं है सवाल में। सॉल्व 3/5 ऑफ 4/7 ऑफ 5/12 ऑफ 1045। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5/12 मल्टीप्लाई बाय 1045, ठीक हो गया जी। फाइंड द मीन ऑफ 1 2 4 4 6 3, ठीक है। यहाँ पर ये 1 2 2 4 6 3 है। सो सिंपल आपने मीन किस तरीके से निकालना है, एवरेज का दूसरा नाम मीन होता है, और आपने सिंपल इन सबको ऐड करना है और यू गॉट दी एवरेज, डिवाइड करना है। मीन और एवरेज को दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। ये सवाल आज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने क्वांटिटेटिव में आपको करवाए हैं अभी पहले, थोड़ी देर पहले, और जो अभी करवाने जा रहा हूँ। मीन ऑफ फर्स्ट एंड ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं, जिसको यही नहीं पता वो क्या करेगा, झगड़ा करेगा वो। तो 1 3 5 7 9 11 15 17 19 है द फर्स्ट एंड ऑड इंटीजर, डिवाइड बाय 10 करेंगे, आपके पास आंसर निकल आएगा। मीडियन क्या होता है जनाब, मिडल नंबर जो है उसको हम मीडियन कहते हैं। सीक्वेंस में जो भी मिडल नंबर होगा उसको हम मीडियन कहेंगे, सही है जी। अब मिडल नंबर किस तरीके से होगा, पहले आप फर्स्ट नंबर को कैंसिल करें, 1 को कैंसिल करें, फिर 13 को करें, फिर 2 को करें, फिर 7 को, फिर 4 और 6 को, बीच में क्या बचा 4, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, अगर आपके पास मिडल नंबर में दो वैल्यूज आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 9 भी आ रहा है, तो 2 वैल्यूज आ रही है तो इनका एवरेज लेना, यानी कि सम करके डिवाइड बाय 2 कर देना, ठीक है, सही है जी।
अब मॉड किसको कहते हैं? अच्छा, इस सवाल आपको कभी भी ये नहीं कहा जाएगा मॉड निकालो, कहा जाएगा फ्रीक्वेंसी निकालो, क्योंकि आप लोगों को उन्होंने ट्रैप करना होता है। तो फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी इस तरीके से निकालेंगे कि फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, रिपीटेड वैल्यू देखनी है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। क्या देखना है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। सही हो गया जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, मॉड निकालना है इसका। अगेन रिपीटेड वैल्यू क्या है? अच्छा, जो पहले रिपीट होगी ना वो पहले आएगी, और जो बाद में रिपीट होगी वो बाद में आएगी। देखें 2 पहले आ रहा है और 4 बाद में आ रहा है, ठीक है जी। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू आप लोगों ने बतानी है, तो आपके पास हाईएस्ट वैल्यू क्या है? अच्छा, ये रेंज निकालनी है बेसिकली, और रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, 6 - 1 विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। रेंज अगेन निकालनी है। अच्छा जी, लोग इसमें गलती ये करते हैं कि गौर से देखते ही नहीं है कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, और ये भी नहीं देखते कि लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो ये चीज़ देखना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू एंड व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू। सही हो गया जी। सो ये चीज़ें देखनी है। हाईएस्ट को लोएस्ट से माइनस करेंगे, आपके पास आराम से रेंज निकल आएगी, ठीक है। फाइट। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया जनाब कि आपने निकालनी है वेरियंस। वेरियंस निकालने का क्या तरीका है जनाब? वेरियंस किस तरीके से निकालनी है कि आपने इन सबको ऐड कर देना है। सबसे पहले तो एवरेज लेनी है। वेरियंस का जब भी लफ्ज़ है एवरेज ले लेना। कैसे एवरेज लेते हैं? सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर। देखो 2 + 8 + 2 + 8 डिवाइडेड बाय 4 क्या बनता है? 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5। अब जो एवरेज आई है उस एवरेज को हर नंबर से माइनस करो, उसका स्क्वायर लो, आपस में ऐड करो और डिवाइड कर दो 4 से। 4 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हमारे पास 4 नंबर्स हैं ना, इसलिए हमने 4 से डिवाइड किया। सही है जी, सिंपल, बहुत आसान हो गया, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। अगेन मैं बताता हूँ, एवरेज लेनी है, एवरेज को हर नंबर से माइनस करना है, स्क्वायर करना है, ऐड करना है, एंड देन डिवाइड कर देना है टोटल नंबर जितने भी नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब। फाइंड दी वेरियंस ऑफ, इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। -2 - 2 2 2 की वेरियंस जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं। अच्छा जी, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सवाल जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है और लोग इसको बड़े लंबे लंबे तरीके से करते हैं, ठीक है जी, बहुत लंबे तरीके से लोग इन सवालात को करते हैं। सो इसमें देखें आप लोग क्या करना है, जो वेरियंस निकाली है ना, वेरियंस निकालना आना चाहिए बस इसके लिए। जो वेरियंस निकाली है उसका आपने अंडर रूट लेना है, यू गॉट द स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको आपने सिंपल सॉल्व करना है। सॉल्व हमने किया पहले ऊपर, वेरियंस हमने निकाली, क्या वेरियंस आई थी हमारे पास, सॉरी ये अलग, हाँ ठीक है, वेरियंस हमारे पास 9 आई थी, ठीक है। और जब 9 वेरियंस आई तो उसका अंडर रूट ले तो 3 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। रेशो के सवालात आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। रेशो के सवालात में क्या करना होता है, देखो इफ a रेशो b इज इक्वल टू 1:2 एंड b रेशो c इज इक्वल टू 3:b, व्हाट इज a रेशो c। अब इसमें ना b की वैल्यू, जो चीज़ हमें नहीं फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू को सेम बनाना है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। ये देखो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ अब कैसे आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, किस तरीके से। यार ये सवाल एक दफ़ा समझ लो, बहुत मज़ा आ जाएगा आप लोगों को फिर सवाल करने का पेपर में। यहाँ पर हमारे पास ये, आप ज़रा राइटिंग को ज़रा इग्नोर करना, मेरे पास इतने तो वो है नहीं रिसोर्सेज के मैं टच पैड से आप लोगों को जो है ना वो करूँ, खाली माउस से कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। सही है यार, थोड़ा कंपनसेट कर लेना। अच्छा जी, a रेशो b की वैल्यू हमें पता है और b रेशो c की वैल्यू हमें पता है। अब b की वैल्यू इसका सेम बनाओ, इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, b 6 हो जाएगा ना, दोनों में सेम बनाना है, मैंने आपको पहले बताया। हमारे पास क्या बन जाएगा, 3/6 इज इक्वल्स टू 6/8। अब जब b की वैल्यू सेम हो गई है तब आप कह सकते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास 3 है और c की वैल्यू हमारे पास 6 है। इस वक्त आप नहीं कह सकते स्टेट में, क्योंकि b की वैल्यू सेम नहीं है। इस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि a रेशो c की वैल्यू हमारे पास 1:4 है। लोग इसको कर देते हैं, नहीं भाई ये ब्लंडर है, इसको नहीं करना। ये तब आप कह सकते हैं जब आपके पास b की वैल्यू सेम हो, तो b की वैल्यू सेम बना लो, सिंपल। दूसरा तरीका भी है, वो लंबा तरीका है, वो ना करो। तो आप लोगों को भी पता है कि मैं आप लोगों को शॉर्ट ही मेथड बताता हूँ, लंबे तरीके से करने की जरूरत नहीं है। ये एक MCQ है, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं। रेशो ऑफ मारिया टू बिस्मा एज इज 4:5 एंड द रेशो ऑफ बिस्मा टू किरण एज इज 3:2। फाइंड द रेशो ऑफ मारिया टू किरण, ठीक है जी। सो अगेन जल्दी से इसको सॉल्व करके बताएं। चूज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, आपने इनको डिवाइड करना है, जो भी आपके पास जो है ना वो डिवाइजर में सबसे बड़ी वैल्यू आ रही होगी, एंड यू गॉट द आंसर, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ ज़कात। सिंपल क्या करना है, आपने टोटल अमाउंट जो निकाली है उसको डिवाइड कर देना है 40 से। वैसे ज़कात क्या होती है, 2.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आसान तरीका कि टोटल अमाउंट डिवाइड बाय 40। 1 लाख रुपीज़ पे ज़कात निकालनी है तो 1 लाख रुपीज़ को 40 से डिवाइड कर दो, आपके पास ज़कात निकल आएगी। इसी तरह एनुअल सेविंग ऑफ 9000 है, 9000 को 40 से डिवाइड करो, ज़कात निकल आएगी। इफ द सारा एज ईयरली सेविंग ऑफ, अब ये देखो 4 लाख है, 40 लाख है, 4 लाख है और 4 लाख को डिवाइड कर दो टोटल अमाउंट से, आपके पास सॉरी 40 से डिवाइड कर दो और आपके पास टोटल अमाउंट निकल आएगी, ज़कात निकल आएगी, सॉरी ज़कात, ठीक है। ज़कात इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 40, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सही है। सारा की ईयरली सेविंग्स इतनी है, ज़कात निकालनी है तो उसको डिवाइड कर दो 40 पे, तो यू गॉट दी आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अगेन वही एक्चुअल अमाउंट आप निकालनी है तो ज़कात को 40 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट निकल आएगी, क्योंकि ज़कात का फॉर्मूला भी हमने ऊपर पढ़ा, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय 40। आप टोटल अमाउंट निकालें तो 40 को उधर लेके जाके मल्टीप्लाई कर दो एंड यू गॉट दी टोटल अमाउंट, ठीक है जी।
इसका आंसर जल्दी से कमेंट्स में बताएं। मैं पहले भी ये वीडियो में ये वाला एमसीक्यू कवर कर चुका हूँ कि मंथली इनकम ऑफ अली रुपीज़ 4000, 4000 उसकी माहाना तनख्वाह है। आप ये बताना है कि 8 महीने के बाद उसकी ज़कात क्या होगी, 100, 800, 3200 या नन। जल्दी से बताएं, जल्दी से कमेंट में बताएं 800 या नन, जल्दी से बताएं। अच्छा जी, स्क्वायर रूट ऑफ 1024 लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, अंडर रूट लेना शुरू कर देते कहते नहीं भाई, दो नंबर्स को जो भी नंबर्स गिवन है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना शुरू करो उसी नंबर से, ठीक है। तो सिंपल जो है वो आपने क्या करना है, 30 इंटू 30, 39 इंटू 39, 34 इंटू 34, 32 इंटू 32, जो भी 1024 आएगा वो आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। ये सवाल इतने आसान तरीके से मैं बताता हूँ ना आप लोगों को। देखो, जब भी दो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स आपस में माइनस हो रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो दो नंबर्स आपस में कंसेक्यूटिव हो, नहीं भी हो सकते कंसेक्यूटिव। आपने सिंपल फार्मूला लगाना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। 100 प्लस 99 इंटू 100 माइनस 99 क्या बनेगा, 199, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, आगे कोई एमसीक्यू आता है तो ये देखें 165 का स्क्वायर माइनस 164 का स्क्वायर, तो सिंपल आपने क्या किया, दो नंबर्स के स्क्वायर माइनस हो रहे हैं तो आपने किया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 165 प्लस 164 इंटू 165 माइनस 164, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बताएं। अच्छा, अगेन 98 का स्क्वायर माइनस 96 का स्क्वायर, तो वही आपके पास बनेगा। परसेंटेज को किस तरीके से लिखते हैं भाई, अच्छा देखो, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू। अब स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना मेन थिंग है, ठीक है। अब भाइयों ये चीज समझ लो, व्हाट परसेंट ऑफ, अब हम कहते हैं एक्स ऑफ मल्टीप्लाई 80 आ गया, इज इक्वल टू 32, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू 32 बाई 80, एक्स इक्वल 0.4 और 40 इज इक्वल, ठीक हो गया जी। ये आप लोगों के लिए मैंने पार्ट 1 अपलोड करना है और ये पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिए जो आप लोगों ने देखा है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों के साथ एनालिटिकल के और बायो के पोर्शंस के रिपीटेड एमसीक्यू शेयर करूंगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है यार दोस्तों तक शेयर करो, और हाँ, इस वीडियो को लाजमी तौर पर एक से ज़्यादा दफ़ा अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो देखो, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नहीं समझ आती कमेंट करो, नहीं समझ आती इंस्टा पर रब्ता करो, व्हाट्सएप पर रब्ता करो, ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।